और ये क्लास है जो NTA UGC नेट समाज कार्य का है। मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम 2 क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूँ, जिसमें मैंने एक समाज कार्य का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, वहाँ पे कुछ अवधारणा सहित परिभाषाओं पर चर्चा किया था। और उसके दूसरे दिन मैंने समाज कार्य की विशेषताएं और उद्देश्य सहित आप लोगों को समाज कार्य में उसके क्षेत्रों के बारे में बात किया था, तो जिसमें से मैंने बाल कल्याण और महिला कल्याण पर आप लोगों से परिचर्चा कर चुका था। आगे हम बात करेंगे, थोड़ी सी चर्चा आप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज टॉपिक को लेकर आगे चलेंगे हम लोग, है ना। तो देखिए आपके सामने जो कि विद्यालय समाज कार्य है ये, और बेसिकली विद्यालय में जो ये समाज कार्य की बात मैं करता हूँ, यहाँ पे जो क्षेत्र दिया गया ये पर्टिकुलर केस वर्क में ज़्यादा बेनिफिट है। नीड ऑफ जो सोशल केस वर्क की बात करता है वो बेसिकली स्कूल के आधार पे बात की जाती है। ज़्यादातर हम वहीं पर यूज करते हैं। तो अच्छा, ये कारण क्या है कि बालक का अधिकांश प्रारंभिक जीवन विद्यालय में ही गुजरता है। अतः जब विद्यालय के साथ समुचित समायोजन की आवश्यकता होती है तो वह क्या पढ़ता है या क्या आवश्यक नहीं है, बल्कि किस प्रकार पढ़ता है, उसकी रुचि किस स्तर की है, संबंध का स्वरूप उसका क्या है, यह सभी जानने के लिए हमें ज़रूरी होता है, यानी आवश्यक होता है, हम सबके लिए कंपलसरी होता है। तो कोई बच्चा कि अगर किसी बच्चे के बारे में जानकारी जब हम बात करते हैं वहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक बच्चे के बारे में, तो वो विद्यालय समाज कार्य को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि बालकों की समस्या के निराकरण के लिए प्रशिक्षित कार्यकर्ता की आवश्यकता होती है, जो व्यक्तिक अध्ययन करके समस्याओं की प्रकृति ज्ञात करके उसका समुचित समाधान कर सके। उसी के आधार पर ये विद्यालय समाज कार्य का बात कही गई थी। बेसिकली जब हम बाल कल्याण की बात करते हैं तो उसमें पर्टिकुलर सारी चीज़ें आ जाती हैं, यहाँ पे सेपरेट बात किया जाता है विद्यालय समाज कार्य को लेकर। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि आप इतनी बात ध्यान रखिए कि भारत की जो आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि इसके अतिरिक्त समाज कार्य की आवश्यकता का ज्ञान भी केवल चंद लोगों को ही है, और इसके अतिरिक्त समाज कार्य की आवश्यकता का ज्ञान भी केवल चंद लोगों की है। और इसी कारण विद्यालय की या विद्यालयों की समस्याओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर विद्यालय में व्यक्तिक समाज कार्य या व्यक्तिक सेवा कार्य की एक अहम भूमिका मानी गई है। बस इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर्टिकुलर एक औपचारिकता की बात की गई, एक औपचारिक संस्था की बात की गई थी। तो शिक्षा जो है समाज कार्य में विद्यालय और समाज शिक्षा की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, इसलिए दोनों में गहरा संबंध है। विद्यालय यदि औपचारिक संस्था है तो वहीं समाज अनौपचारिक शिक्षा है। विद्यालय समाज द्वारा स्थापित संस्थाएं कहलाती हैं, एक प्रकार की समाज की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक आवश्यकताएं प्रतिबिंबित होती हैं। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि यहाँ कोई बहुत बड़ा वो चीज़ें नहीं है कि आपको याद रखने की ज़रूरत है। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आप उसको ध्यान रखिएगा। विद्यालयों का जो एक कार्य है बालकों को शारीरिक विकास के अवसर प्रदान करने की बात करता है, जिससे वह स्वस्थ और शक्तिशाली बनकर समाज के स्वस्थ और सुखी नागरिक बन सके, ऐसी बात करता है आपका विद्यालय समाज कार्य। यही नहीं है, इसके अंतर्गत और भी पॉइंट्स अगर आप लोगों को अप्लाइड देखने को मिलेंगे तो सामाजिक भावना का विकास को भी इसके साथ जोड़ सकता है। तो जो सामाजिक भावना का विकास है वो विद्यालय समाज का एक लघु रूप है, एक छोटा सा रूप होता है, जहां बालकों में सामाजिक सहयोग, सहनशीलता, अनुशासन, सहानुभूति, सामाजिक चेतना जैसे गुणों का विकास होता है। इसलिए विद्यालय समाज कार्य कहीं ना कहीं ये क्षेत्र माना जाता है एक प्रकार से समाज कार्य का, इसलिए आप इसे भी ध्यान रखेंगे। बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर युवा कल्याण के बारे में। आप लोग भली भांति तरीके से परिचित होंगे युवा कल्याण। हाँ, तो अगर आप लोगों से कभी पूछ लिया जाए कि युवा कल्याण क्या है तो उसे आप कैसे परिभाषित करना उचित समझेंगे? तो देश की युवा पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए जो प्रोग्राम या योजनाएं चलाई जाती हैं युवा कल्याण में रखते हैं।
देखो, आप भली भांति तरीके से परिचित हैं युवा कल्याण में कि युवा कल्याण से लेकर युवा विकास का जो रास्ता है हमने स्वतंत्रता के बाद तय किया है, यह आप अच्छे से जानते हैं। साथ ही लगातार विभिन्न मंत्रालयों द्वारा शहरी और ग्रामीण अनुसूचित जाति और जनजाति के युवाओं को सक्षम बनाने का प्रयास अभी भी जारी है। युवा कल्याण समाज कार्य में युवा कल्याण से संबंध में अगर हम बात करें तो आपने एक नाम सुना होगा, भारतीय विद्वान हरिशंकर श्रीवास्तव। कहते हैं कि प्रायः ऐसा होता है कि नव युवकों में सहयोगी जीवन और जनतांत्रिक मूल्यों का विकास नहीं हो पाता। वे स्वयं अपने कार्यक्रमों का निर्धारण और संचालन नहीं कर पाते। वे स्वयं अपने कार्यक्रमों का निर्धारण और संचालन नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त विभिन्न परिस्थितियां और कारणों के परिणाम स्वरूप वे स्वयं को अनेक शारीरिक मानसिक से ग्रसित बना लेते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप उनका स्वाभाविक विकास अवरुद्ध हो जाता है, वह असमायोजित हो जाते हैं। हाँ। तो यहाँ पर जो युवा कल्याण है कार्यक्रमों को ऐसा मोड़ देने की आवश्यकता करता है या एक प्रकार से ऐसी देने की ज़रूरत है जो युवाओं के सर्वांगीण विकास को अधिक सरल बना सके। यह जो कार्य है वो अन्य उपाय या एजेंसी के अतिरिक्त बहुत से ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू हैं जिसमें प्रशिक्षित कार्यकर्ता की सेवाओं का एक उपक्रम बनाकर किया जाता है। आज हम वर्तमान की अगर बात करें तो युवा विकास के विभिन्न कार्यक्रमों का जो संचालन हो रहा है वो मार्गदर्शन, कैरियर, प्रशिक्षक आदि के रूप में विभिन्न एजेंसियों के अतिरिक्त अंतर्गत जो है सामाजिक कार्यकर्ता अपने वैज्ञानिक ज्ञान और कुशलता के आधार पर युग विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो इसलिए आप इस चीज़ को समझे रहिए कि युवा कल्याण से अगर पूछा जाए तो ये कुछ अप्लाइड टाइप के प्रश्न यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। युवा कल्याण का अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं तो हमारे सामने एक ही चीज़ आता है कि सर्वांगीण विकास के साथ साथ ये जीवन के प्रति एकीकृत और संतुलित दृष्टिकोण का भी बात करता है, यानी जीवन का एकीकृत एक इंटीग्रेटेड उपागम के साथ साथ एक कोऑर्डिनेशन या संतुलित या सामंजस्य या जो अप्रोच है उसको विकसित करता है युवाओं में। और युवाओं में व्यक्तिक, शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक इत्यादि ऐसे जो पक्ष हैं उसकी विकास करने की भी बात करता है ये। तो ये है युवा कल्याण के उद्देश्य। युवा कल्याण के उद्देश्य से किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ओके, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को भली भांति तरीके से मालूम होना चाहिए राष्ट्रीय युवा नीति। कितने लोगों को मालूम है राष्ट्रीय युवा नीति कब आई थी? सर 1988 में आई थी सबसे पहले, फिर उसको संशोधित करके 2003 में दी गई और उसके बाद 2014 9 जनवरी 2014। चलिए सुन लीजिए एक बार आप सभी लोग। यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं आप लोगों से तो मेरी बातों को आप सभी लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। जो है राष्ट्रीय जो युवा नीति थी सबसे पहली बार ये सन 1988 में लाई गई, प्रथम अगर पहली बार पूछता है आप लोगों से। और ये भारत में संसद में बनाई गई ये नीति थी। और आपको बता दूं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामला और खेल विभाग को नीति के क्रियान्वयन और निगरानी और मूल्यांकन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया था इसे राष्ट्रीय युवा नीति। राष्ट्रीय युवा नीति
1988 का जो उद्देश्य बनाया गया था वो था कि युवाओं के लिए उनके व्यक्तित्व और उनकी कार्यात्मक क्षमताओं को विकसित करने के अवसर पैदा करना और इस तरह उन्हें आर्थिक रूप से उत्पादक और सामाजिक रूप से उपयोगी बनाने की बात करना। नीति का उद्देश्य युवाओं के बीच में उत्साह, हमारे संविधान में निहित जो सिद्धांत हैं और जो मूल्यों के प्रति सम्मान, हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रति जो जागरूकता है, जो अनुशासन के गुण हैं, जो आत्मनिर्भरता, न्याय, निष्पक्ष खेल और वैज्ञानिक स्वभाव हैं, और विश्व शांति को बढ़ावा देने की बात है। यह एक प्रकार का सन 1988 का जो था बनाया गया था राष्ट्रीय युवा नीति का उद्देश्य बनाया गया था। इसमें ये भी रखा गया था कि व्यक्तित्व विकास के लिए चरित्र का निर्माण करना है, शारीरिक फिटनेस बनाना है, देश के विभिन्न हिस्सों में युवाओं के बीच संपर्क को बढ़ावा देना है, उत्कृष्ट कार्यों में उसको पुरस्कार के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से ये क्रियाओं का आह्वान करेगा। इस तरीके की बात जो है राष्ट्रीय युवा नीति के द्वारा की गई थी। उसके बाद आप लोगों ने अभी मुझे एक चीज़ और बताया, 2003 की प्रक्रिया को लेकर चर्चा आप सभी लोगों ने किया। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि राष्ट्रीय युवा नीति का उद्देश्य 5 प्राथमिकताओं के क्षेत्र में बेसिकली ये फेमस रहा, जिसमें आप नंबर 1 करके अगर जब 2003 लिखते हैं तो इसमें 5 बातें लिखें, 5 क्षेत्र लिखें, और एक क्षेत्र आप लोग कह सकते हो शिक्षा, दूसरा आप यहाँ पे रोजगार, और रोजगार को ही उद्यमिता भी कहा जाता है। नहीं, रोजगार को उद्यमिता नहीं कहा जाएगा, या उद्योग वगैरह अलग आ जाएंगे, उद्यमिता अलग हो जाएगा, उद्यमिता। शिक्षा हो गया, और आपका प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा एक, है ना, एक आपका जी थर्ड आप उद्यमिता, आप यहाँ पे 1 2 3 उद्यमिता, ठीक है। खेल आप एक लिख सकते हैं, खेल के माध्यम से पुरस्कार देना, है ना, ये था एक। और एक फिटनेस हो गया, स्वास्थ्य, एक मिनट, एक स्वास्थ्य कर लीजिए, नंबर 5। ये बेसिकली जो था 2003 का, जो मैंने अभी आपको बताया, ये है ना, ये 2003 की जो थी राष्ट्रीय युवा नीति था, 2003 की। ठीक है। अच्छा, ये 2003 की जो ये नई नीति आई ना, ये पुनरीक्षित युवा नीति तैयार की गई थी। इसमें युवाओं को भूमंडलीकरण सदस्य को ध्यान में रखते हुए चुनौतियों के विरुद्ध खड़ा होने के लिए प्रेरित किया जाता था। तो कहने का मतलब युवाओं के सभी वर्गों के बीच में नागरिकता के गुणों का विकास करना और उनमें समुदाय सेवाओं या सेवा के प्रति समर्पण का भाव पैदा करना। युवाओं को समुचित शैक्षिक प्रशिक्षण अवसर उपलब्ध कराना और रोजगार अवसरों एवं अन्य के संबंध में उसके सूचना तक की उनकी पहुंच को बढ़ावा देना, ऐसी बात करता था ये। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें 2003 के बाद एक नीति आई 2014 में, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के बारे में आप समझ लीजिए। आप सभी लोग 3 वर्ष याद रखिएगा। 14 की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहले युवा को परिभाषित किया गया, बताया गया कि किशोर जो विशेष रूप से किशोरों से संबंधित कार्यक्रम के घटक होंगे, ऐसे मामलों में 10 से 19 वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाएगा।
कंपोनेंट के रूप में 10 से 19 साल के जितने बच्चे होंगे किशोर के परिप्रेक्ष्य में उनको जो है क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा कार्यक्रमों के परिप्रेक्ष्य में। और उसके लिए मैं आपको बता दूं, ये जो 2014 की है, कुछ 8 उप योजनाएं चलाई गई थी, 8 चलाई गई थी। एक था नेहरू युवा केंद्र कल्याण था, युवा के परिप्रेक्ष्य में था। एक राष्ट्रीय युवा वाहिनी था, एक राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम था, एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग था, एक युवा छात्रावास था, एक स्काउट और गाइड संगठनों की सहायता की बात करता था, राष्ट्रीय अनुशासन योजना की बात करता था, राष्ट्रीय युवा नेतृत्व कार्यक्रम की बात करता था। ये कुल टोटल 8 ऐसे कार्यक्रम चलाए गए थे जो राष्ट्रीय युवा नीति को 2014 में परिभाषित करती है युवा को। ये 2003 के स्थान पर आई है 2014 वाली। तो इसका लक्ष्य ये रखा गया था कि युवाओं को पूर्ण क्षमता हासिल करने के लिए उन्हें सशक्त बनाना है और उन्हीं के जरिए देश को राष्ट्र के बीच में सही जगह हासिल करने में सामर्थ्य बनाना है एक प्रकार से। तो अभी आप लोगों ने 5 में देखा था, 2003 में देखा था आप लोगों ने 5 टाइप के जो क्षेत्र थे उस पर जिक्र किया गया था, परंतु 2014 में 5 क्षेत्रों के बजाय उसने 11 क्षेत्रों पर बात किया है। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। नंबर 1 पॉइंट आपका क्या रहेगा यहाँ पे 2014 में? देखिए, जब भी यूजीसी प्रश्न पूछता है ना, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 लिख देगा, क्षेत्र आपको पूछ लेगा भाई बताओ कौन कौन से क्षेत्र थे 2014 में, या 2005 में पूछ लेगा, 2003 में पूछ लेगा, है ना। तो उसमें से कुछ आ जाएंगे 2014 का, तो उसको आपको एलिमेंट करना होगा। तो इसमें नंबर 1 आपका था शिक्षा, नंबर 2 जो था आपका रोजगार था, नंबर 3 जो था उद्यमिता था, नंबर 4 जो था आपका खेल था, नंबर 5 जो था आपका वो स्वास्थ्य था, नंबर 6 की बात अगर हम करते, देखिए ये 5 कंप्लीट हो गए, 2003 का था ये, इसमें और जोड़े गए हैं, ये तो आपका 2003 कंप्लीट है 5, है ना। हाँ सर। नंबर 6 की अगर बात करेंगे, सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने की बात करेगा। नंबर 7 की बात करेंगे तो सामुदायिक सहभागिता की बात करेगा। नंबर 8 की अगर हम बात करेंगे तो राजनीति और शासन में भागीदारी की बात करेगा। नंबर 9 की बात करेंगे तो युवा सहभागिता की बात करेगा। नंबर 10 की अगर हम बात करेंगे तो समावेशन की बात करेगा। नंबर 11 की बात करेंगे 11 नंबर पर तो सामाजिक न्याय की बात करेगा। ये 11 ऐसे। 8, 9, 10, 11 को रिपीट कर। हाँ बिल्कुल मैम। 8 राजनीति के क्षेत्र में है, 9 युवा सहभागिता के क्षेत्र में है, 10 समावेशन है ना। सर एक बार 7वां वाला भी बता दीजिए, सामाजिक सहभागिता। ओके, छठा सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना। 7वां सर, 7वां सामुदायिक सहभागिता। सामुदायिक सहभागिता सहभागिता है सर। 11 कहाँ हुए सर? ये 10 ही तो हुए समावेशन। अरे कहाँ भाई, अरे सामाजिक मूल्य 6 हो गया, 7 सामुदायिक सहभागिता हो गया, राजनीति और शासन में भागीदारी 8 हो गया, 9 युवा सहभागिता, 10 समावेशन, 11 सामाजिक न्याय, 5 तो ऑलरेडी 2003 का है, वही है इसमें। तो हो तो गए आपका, हो गया ना कंप्लीट। बोलिए जी जी सर। क्या चीज़? 7वां का एक ओके मैम, 7वां का आप लिख लीजिए, सामुदायिक सहभागिता। सामुदायिक सहभागिता। राष्ट्रीय युवा दिवस, अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग, है ना। देखिए, जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में,
तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है 12 जनवरी को क्यों मनाया जा रहा है, तो आपको एक चीज़ मैंने पढ़ाया, साथ बता भी चुका हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था इसी दिन। और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को देश के युवाओं के नाम पर समर्पित करते हुए हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा ये। तो ये आप 12 जनवरी से आप याद रखिएगा सभी लोग। एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, सबसे पहले राष्ट्रीय युवा दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो आप क्या जवाब देने वाले हैं? 14 क्या 14? 2014 2014 में। और कोई? सबसे पहले सन 1984 में भारत सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया और वर्ष 1985 में आयोजन हर साल भारत में इसको मनाया जाने लगा, राष्ट्रीय युवा दिवस। याद रहेगा? चलिए, दूसरी बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? 12 अगस्त 12 अगस्त को। बहुत बढ़िया, यहाँ पे जवाब आया है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाने लगा और इस दिवस को मनाने का अर्थ ये है कि सरकार युवाओं के मुद्दों और उनकी बातों पर ध्यान आकर्षित करे। मैं आपको बता दूं, 12 अगस्त जब मनाया गया था तो वह पहला वर्ष था 2000। कौन सा वर्ष था वो? 2000 था। पहले राष्ट्रीय मनाया, बाद में अंतर्राष्ट्रीय हुआ, है ना। लेकिन अगर हम यूएसए की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के हिसाब से, सॉरी संघ, ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र हाँ, यूएनओ, हाँ, तो हाँ, संघ। तो इसने सन 1985 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित कर दिया, जो आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और आप लोग जवाब भी देते हो सर 1985 वाला, है ना, 1985 वाला जो जवाब भी देते हो। तो याद रखिएगा आप सभी लोग। और ये पूरे विश्व में भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, पूरे विश्व में भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। यहाँ 35 वर्ष की आयु तक के 65 करोड़ युवा हैं, अर्थात हमारे देश में श्रम शक्ति उपलब्ध ज़्यादा है, अथाह श्रम शक्ति उपलब्ध। आवश्यकता है कि हमारे देश की युवा शक्ति को उचित मार्गदर्शन देकर उन्हें देश की उन्नति में भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके। सर, आपने 2014 में जो एज बताई है वो 10 से 19 वर्ष बताई है ना? हाँ, वो आपका नीति है मैडम, जहाँ किशोर को लेकर युवाओं को एक परिभाषित किया जा रहा है। तो किशोरों को लेकर बात की गई 10 से 19 लेकर, वो युवा नीति है 2003 की। हाँ। ठीक है, आगे 2003 में तो 13 से 35 वर्ष लिया गया था ना, आप 2014 का बता रहे थे ना, 10 से 19 वर्ष रखा गया था। देखिए, मैं आपसे बता रहा हूँ कि वो बेसिकली नीति के परिप्रेक्ष्य से बात की गई थी, यहाँ पे पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य से बात किया गया। और ये बेसिकली संयुक्त राष्ट्र संघ का था निर्णय, और उसी के निर्णय अनुसार ये है, उसके निर्णय अनुसार है ना। वहाँ पे थोड़ी ना उसकी कोई नहीं सर, मैं कंपेयर नहीं कर रही, मैं तो वर्ल्ड लेवल पे है ये तो सर, ये तो पता है, मैं तो कंफर्म कर रही हूँ। हाँ, ये सही है, ये सही है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और भारत में युवाओं का जो देश है, ये तो आप जानते हैं, इसे कहा जाता है, भारत को ही बोला जाता है ये। हालांकि इतना सरल प्रश्न नहीं आप लोगों से पूछा जाएगा, तो इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखें। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा युवा कल्याण के लिए कार्यक्रम। और आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे, भली भांति तरीके से आप सबको मालूम होगा
कार्यक्रम तो ऐसे बहुत सारे उत्तर प्रदेश में आवास और विकास बोर्ड भी युवाओं के परिप्रेक्ष्य में था, है ना। उत्तर प्रदेश में जो मेलों और त्योहारों के बारे में जानकारी देता वो भी वही है, ठीक है। उसके परिप्रेक्ष्य से बात करें तो ग्रामीण विकास की परिप्रेक्ष्य से बात करें तो भी वही हो जाएगा, है ना। और अगर हम कार्यक्रम और योजनाओं के परिप्रेक्ष्य अगर युवा कल्याण विभाग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो उसके लिए एक आपने सुना होगा युवा कल्याण गतिविधियाँ, तो जिसमें विकास खंड राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन, जिला स्तर पर युवा उत्सव का आयोजन, राज्य स्तर पर युवा उत्सव का आयोजन, स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन, रन फॉर यूनिटी, युवा सप्ताह और एक प्रकार से साइकिल रैली, ये सारी चीज़ें जो है युवा कल्याण की गतिविधियों के अंतर्गत जो शामिल किया। युवा आयोग का अनुदान हुआ, युवा शक्ति योजना आई, खिड़कियों का प्रशिक्षण बोला गया। अच्छा, खिड़कियों का जो प्रशिक्षण है वो जिला स्तर का लेवल पे था। ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करता था ये। बेसिकली युवा और खेल, युवा कल्याण की जब बात करते हैं ना, वो कहीं न कहीं मनोरंजन जैसी गतिविधियों को शामिल करता है, ठीक है। अब युवाओं में बहुत सारे पुरस्कार भी होते हैं। शहीद जो है राजीव पांडे पुरस्कार होता है, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार होता है ना, मुख्यमंत्री ट्रॉफी होती है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो है देखने को मिलता है। बस इतनी बातें आप लोग जो है यहाँ पर सर, ये पुरस्कार वाला प्रोग्राम कब से स्टार्ट किया गया था, पुरस्कार वितरण? देखिए, युवाओं के लिए पुरस्कार का कार्यक्रम, यही पूछ रहे हैं? हाँ सर। देखो, युवाओं के लिए खेल का कार्यक्रम जो स्टार्ट किया गया वह आप ये समझ लीजिए कि सन 1988 से ही था, क्योंकि वो उस दौरान से ही वहाँ पे चालू था। 1988 से ही स्टार्ट था, जिसमें राष्ट्रीय नीति आई थी उसी समय से ही स्टार्ट था। और खेल और युवा मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार का एक मंत्रालय है, जहाँ नई दिल्ली में जो एशियाई खेलों के आयोजन समय समय पर करवाती है। और सन 1952 में 1952 के दौरान में किया गया था, 1952 के दौरान में, सॉरी 82 के दौरान में, 82 के दौरान में, 82 के दौरान में पर्टिकुलर बाद में जो आया सही तरीके से नीति के रूप में आया था। आपसे प्रश्न आएगा नीति के रूप में आएगा तो आप 1988 को लगाएं, वो आपका सही रहेगा। आपसे नीति के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाएगा आपसे। और वैसे स्टार्ट हुआ 1982 से, 1880 जो है 1982 से, 1982 से। सर, युवा कल्याण कार्यक्रम और एक तो बता दीजिए ना रास्ते से। देखो, युवा वैसे जो कार्यक्रम है वैसे तो बतेरे कार्यक्रम है, बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें आप लोगों से, प्रधानमंत्री युवा योजना एक है, कब स्टार्ट हुआ था ये? प्रधानमंत्री तो 2016 में है ना? हाँ, ये 2016 में है। युवाओं को बेसिकली रोजगार देने की बात करते हैं। में आता है ना? किसमें? युवा प्रोग्राम में। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें उसी में आ जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वृद्ध कल्याण लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा वृद्धों के कल्याण के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। वृद्ध कल्याण क्या है आप जानते हैं? आप लोगों को पता होना चाहिए, इसके बारे में ज़रा बताएं। मैं तो इरेज कर लूँ। सर्वांगीण विकास की जो कार्यक्रम बनाए गए हैं वो वृद्ध कल्याण। ओके, चलिए सुनिए आप सभी लोग। वृद्धों के कल्याण के लिए कार्यक्रम, बेसिकली जब हम बात करते हैं वृद्ध कल्याण के बारे में तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। जब आप वृद्धों के बारे में उसका अध्ययन करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जरा विज्ञान। हाँ,
जब भी आप कभी वृद्धों का अध्ययन करेंगे तो उसको ज़रा विज्ञान कहेंगे या जरंटोलॉजी कहेंगे, बात दोनों की है। तो वृद्धों की सेवा करना भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कोई नई बात नहीं है। वैसे भी तो अगर देखें तो विश्व भर के तमाम धर्मों में वृद्ध सेवा जो है मानवीय कर्तव्य महत्वपूर्ण पक्ष माना गया है। हिंदू धर्म में साहित्य में उल्लेख मिलता है कि वृद्धों के लिए आश्रम प्रणाली में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के अंतर्गत जीवन यापन करने पर बल दिया गया है। तो अपने सक्रिय जीवन को छोड़ चुके व्यक्ति को वृद्ध माना जाता है। ऐसे में अगर हम बात करते हैं वह एक्टिव नहीं होते। औद्योगिक युग में फिर समाजों को समृद्धि दी और समृद्धि ने व्यक्ति को अनेक आलंबन प्रदान कर दीर्घ जीवन दिया और स्वास्थ्य, शिक्षा और मानसिक संतुलन के अनेक साधनों का विकास और प्रसार होने से व्यक्ति के जीवन की दीर्घकालिक संभावनाएं बढ़ी और समाज में वृद्धावस्था के व्यक्तियों की संख्या भी बढ़ी। तो उनके कल्याण के कार्यों की व्यापकता और भौतिकता में भी विकास और प्रसार हुआ है और इसके अतिरिक्त वृद्ध और उसके लिए सेवा कार्यों की मान्यता में बढ़ोतरी हुई और इसके कल्याण में भी वृद्ध कल्याण के साथ अनेक सेवाएं जो है संचालित भी की गई। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, यहाँ पर आप सभी लोग ये बात ध्यान रखिए कि पूरे संसार में वृद्धों की संख्या में लगातार वृद्धि विश्व की नीति निर्धारण के सामने एक बड़ी चुनौती है। ये आपका अप्लाइड प्रश्न बना सकता है। और वृद्धों की संख्या में वृद्धों को विकसित राष्ट्रों से पहले ही तीव्र और उसके बाद ही विकासशील देशों में भी वृद्धों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। तो सन 1999 में पहली बार सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय वृद्धजन नीति का निर्माण किया और वृद्ध कल्याण कार्यों में तेजी आई। वर्ष 1991 में भारत की वृद्ध जनसंख्या 57 करोड़ हो चुकी थी, जो स्वतंत्रता के बाद 1951 में 2 करोड़ के आसपास थी। इस जनसांख्यिकीय वृद्धि में नीति निर्माता को आकर्षित कर लिया गया और साथ ही सन 1991 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वृद्धजनों के लिए संयुक्त राष्ट्र नीति को अपना लिया। यही तो कारण है, इसको बोला भी जाता है ना, इसी को बोला भी जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि जो वृद्ध वर्ष है वो कब मनाया जाता है, किसी को मालूम है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर 2000 वर्ष 2000 है सर। वर्ष 1990 क्या चीज़? नहीं, ईयर पूछ रहा हूँ। 1990 राष्ट्रीय का है सर। हाँ। जब आप राष्ट्रीय का 99 है। जब आपसे राष्ट्रीय की बात करता है, नहीं, राष्ट्रीय की नहीं, अंतर्राष्ट्रीय की। सर अंतर्राष्ट्रीय का तो 99 ही है। नहीं, देखो यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन के बारे में ना, ये सही है आपका कि प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर का जो दिन है वो अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस का है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के रूप में मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाने की जो शुरुआत का वर्ष था वो था 1990 और 1990 के दौरान में अगर हम बात करें विश्व में बुज़ुर्गों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार, अन्याय को रोकने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 14 दिसंबर 1990 को यह निर्णय लिया गया। तब यह तय किया गया कि हर साल 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में इसको जो है मनाया जाएगा, है ना। 1 अक्टूबर 1991 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया था, है ना, पहली बार। सर भारत में प्रथम बार युवा वृद्ध वर्ष कब मनाया गया, उसका जवाब भी सर यही है ना, 1990। बिल्कुल वही है।
न, क्या भारत में नहीं 1999 आप कह रहे हैं? नहीं सर, राष्ट्रीय स्तर पर भारत में राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष हाँ 1990 में 1999। प्रथम बार मनाया। देखो जब तो प्रथम वर्ष तो यही होगा ना फिर। देखो मैं बताता हूँ। देखो पहले आप यहाँ पे कॉपी पर लिख लो सभी लोग। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को। 14 दिसंबर सन 1990 में 1 अक्टूबर के दिन हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस या अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मनाने का फैसला लिया गया था। ध्यान सुनिए मेरी बात को। 1 अक्टूबर सन 1991 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया था और इसी दिवस को शुरुआत के बाद वर्ष 1999 को बुजुर्ग वर्ष के रूप में मनाया गया। बुजुर्ग वर्ष के रूप में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस को पूरी तरह से बुजुर्गों के लिए समर्पित कर दिया गया था। अब समझ में आया? 99 को ही मानेंगे राष्ट्रीय। सर ये राष्ट्रीय वृद्ध दिवस भी है। क्या चीज? राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाते हैं। बिल्कुल, वृद्ध दिवस मनाते हैं। 99 वाला राष्ट्रीय वृद्ध दिवस 1999 है ना? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय भी 1999 और राष्ट्रीय वृद्ध दिवस भी 1999, राइट? राइट। नहीं ना सर, आपने तो अंतर्राष्ट्रीय 90 बोला ना। अरे भाई मैंने आपसे 90 इसलिए करा, ये शुरुआत था, ये शुरुआत की गई। 14 दिसंबर 1990 आया। फिर 14 दिसंबर 1990 आया तो उसको निर्णय लिया गया। लिख लो यहाँ पे 14 दिसंबर 1990 निर्णय लिया गया। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर को, बाद में फिर 1 अक्टूबर आएगा ना, 1991 आएगा ना। अब तो 1 अक्टूबर आएगा, 1991 आएगा कि नहीं आएगा? दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी नहीं चलेगा। तो पहली बार मनाया गया 1991 में अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, है ना? और ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस की शुरुआत के बाद, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1991 के अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस की शुरुआत होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन वर्ष के रूप में मनाया गया 1999। 1999 3 डेट है, 1 2 3 4 डेट है, याद रख सकते हो। तो फिर सर वो प्रश्न गलत होगा, उसमें दिवस लिखना चाहिए ना। वर्ष बनाया गया था और 1990 को सही किया गया है, तो वो प्रश्न गलत। अच्छा मैंने आपको भेजा था इसलिए। अच्छा चलिए, अभी भेजा है आपने? नहीं अभी 2 दिन में क्लास ऑफ। अच्छा हमने ध्यान नहीं दिया होगा उस समय, है ना? तो कोई नहीं, आपको मैं फिर रिपीट कर दूं क्या? नहीं सर, वो आप एक बार रिपीट कीजिए एक बार। सर राष्ट्रीय का अभी भी कंप्लीट करना है। अंतर्राष्ट्रीय तो 1999 प्रथम, मतलब वो आप राष्ट्रीय सोचिए मत, अंतर्राष्ट्रीय केवल सोचिए बस। आप राष्ट्रीय मत सोचिए। क्वेश्चन में 99 से ही आएगा ना सर? हाँ 99 में बेसिकली नीति थी पर्टिकुलर में। वैसे जब हम वर्ष के रूप की बात करते हैं तो वो 1999 की है, तो ये राष्ट्रीय नीति की बात करते हैं तो 99 आता है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष या अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग वर्ष के रूप में जब बात करते हैं ना, वर्ष बुजुर्ग वर्ष, तो 1999 लगाइए, नहीं तो अदरवाइज नीति सही रहेगी आपकी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब इसमें एक बात और भी ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ये भी बता देता हूँ, एक एक चीज़ बताते चल रहा हूँ आप लोग, ताकि कभी दिक्कत आए ना आए। अपनी कॉपी अगर आपने ले रखा तो बहुत अच्छी बात है। अभिभावक और वरिष्ठ नागरिकों के गुजारे और कल्याण से संबंध में कानून 2007 आया। और आप जानते भी हैं कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007।
वे अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक जो कि अपने आय अथवा अपनी संपत्ति के द्वारा होने वाली आय से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, वे अपनी वयस्क बच्चों और संबंधितों से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अभिभावक में सगे और दत्तक माता पिता और सौतेले माता पिता से संबंधित इत्यादि जैसे जिक्र किया गया है बातें अभिभावक, माता पिता या वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण करना या कल्याण अधिनियम करना। फिर ये संशोधन हुआ है ना, ये संशोधन हुआ, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण संशोधन बिल आया 2019 में। लोकसभा में 11 दिसंबर 2019 को ये पारित किया गया या प्रस्तावित किया गया। तो इसमें ये बताया गया था कि बिल में कि बच्चों की परिभाषा में सौतेले बच्चे, दत्तक मतलब जिन्हें गोद लिया गया है, बच्चे, बहू, दामाद और नाबालिग बच्चों के लीगल गार्जियन को ही शामिल करेगा। अधिनियम के अनुसार अगर हम बात करते हैं जब ना, तो भरण पोषण और ट्रिब्यूनल बच्चों को इस बात का निर्देश दे सकता है कि वे अपने माता पिता को अधिकतम 10,000 प्रति माह का भरण पोषण राशि चुकाएंगे। अब देख लीजिए, मतलब देना चाहिए। ये आपका वरिष्ठ और माता पिता का भरण पोषण और कल्याण संशोधन बिल बताता है आपसे। मुझे नहीं लगता कि कोई देता होगा, है ना। हाँ, उसी के अनुसार होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही। देखिए, माता पिता होते कौन है? देखो, जो 2007 का था, माता पिता में बायोलॉजिकल गोद और सौतेले माता पिता शामिल थे जो दत्तक थे, वो 2007 के थे। लेकिन संशोधन हो गया 19 में, कहा कि भाई सास ससुर और दादा दादी नाना नानी को भी शामिल कर लिया गया 19 में। वरिष्ठ नागरिकों में अगर हम 2007 की बात करेंगे ना, तो हमें खाना, कपड़ा, आवास, मेडिकल सहायता और इलाज इत्यादि शामिल मिलती है वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2007 में। लेकिन अगर हम बात करेंगे 2019 में, तो माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षा का प्रावधान शामिल किया गया है ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। कल्याण की बात करेंगे अगर 2007 में, तो उसने कहा है कि खाना, स्वास्थ्य देखभाल, वरिष्ठ नागरिकों के लिए दूसरी ज़रूरतें या सुविधाएं शामिल हैं। लेकिन 2019 में एक प्रकार से आवास, कपड़ा, सुरक्षा, वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण, माता पिता और शारीरिक, मस्तिष्क और स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी सुविधाओं का प्रावधान लेने की बात करता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बताई गई। ठीक है, बात करते हैं श्रम कल्याण के बारे में। श्रम कल्याण क्या है? श्रम कल्याण, आप जानते हैं, लेबर या श्रम कल्याण का अर्थ ये होता है कि नियोक्ता द्वारा अपने स्वयं की उद्योगों में रोजगार की बेहतर स्थिति प्रदान करने के लिए एक स्वैच्छिक प्रयास किया जाए, है ना। का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के लिए जीवन स्तर में सुधार की बात किया गया है, जिसका कार्यकर्ता के मनोविज्ञान पर प्रभाव पड़ता है और उसका उत्पादक क्षमता में वृद्धि भी होती है। तो इसमें श्रमिक कल्याण जो होगा शारीरिक, मानसिक, नैतिक स्थितियों में सुधार करता है। और जो है श्रम कल्याण के आवास हो, चिकित्सा हो, शैक्षिक विभाग कक्ष हो, मनोरंजन हो, कैंटीन हो, खेल हो और खेल क्लब हो, सुविधाएं हो, पर्याप्त साधन हो, उचित कार्य हो, बीमा इत्यादि चीज़ें जो है शामिल किया गया श्रम कल्याण में। बस इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। बाधितों के कल्याण की बात किया जाए तो विभिन्न प्रकार की एजेंसियां चलाई गई थी, आपको मालूम होगा। मैं इस पर चर्चा करूंगा अलग से, कल की क्लास में आप लोगों को जो है इस पर बात करूंगा। बाधितों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण के लिए कार्यक्रम चलाया गया। चिकित्सकीय, मनुष्य चिकित्सकीय समाज का
ग्राम विकास, सामाजिक सुरक्षा है ना, आपराधिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक रक्षा है ये, सामाजिक सुरक्षा ये रहा, सामाजिक नीति नियोजन और आधुनिकीकरण, ये सारे एक प्रकार के क्षेत्र हैं। ठीक है, तो इन सब पर मैं आगे बात करूंगा यूनिट नंबर 9 और 10 में, जब आपका चलेगा तब उस दौरान। ठीक है, वहाँ पे जिक्र करूँगा। ये PDF जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ अगर हम बात करते हैं क्वेश्चनों पे, थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखते हैं कितने क्वेश्चंस आप लोग सही करते हैं। ज़रा मुझे बताइए आप सभी लोग कि समाज कार्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विज्ञान में या किस विज्ञान से माना जाता है? सी, यहाँ पे सामाजिक विज्ञान सही जवाब। समाज कार्य में उन कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन करता है जिसका उद्देश्य होता है एकांतवादी दर्शन, मानवतावादी दर्शन, समाजवादी और उदारवादी। मैं बढ़ा रुका हूँ। इन्होंने कहा है उदारवादी, किसी ने बोला है एकांतवादी। क्या कहना उचित समझ रहे हैं आप लोग? जी क्या कह रहे हैं आप लोग? मानवतावादी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब। क्या हो जाएगा? मानवतावादी। मानवतावादी आपका करेक्ट जवाब होगा यहाँ पे, मानवतावादी। तीसरा प्रश्न देखिए, सामाजिक क्रियाओं में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन करता है, तो बताइए क्या? यहाँ पे आप लोगों ने वैज्ञानिक ढंग का जवाब दिया है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब यही होगा कि वैज्ञानिक ढंग इज़ द राइट आंसर होगा। वैज्ञानिक ढंग ही आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क एक नामक किताब है, ये किस विद्वान के द्वारा लिखी गई है ये बताऊंगा। लेन क्लार्क इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सही जवाब, जो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, इसका सही जवाब ले क्लार्क हो जाएगा। समाज कार्य में मानवतावादी दृष्टिकोण जो था, है ना, मानवतावादी दृष्टिकोण की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई थी? 16, 19, 18, 21? 18वीं शताब्दी में मानवतावादी जो आई थी आपका 18वीं शताब्दी। दान था ना 18वीं में सर? क्या था? दान वाला युग है ना सर 18वीं में, तो 19वीं में है ना मानवतावादी, उसके बाद से शुरू हुआ, फिर ये व्यवसाय 19 होगा सर। अच्छा जी, नहीं 19 सही है आपका, 18वीं सही है। दान, अर्थदान, वस्त्रदान प्राचीन काल का था, तो उसमें आपका 16, 17, 15, 11, 7, 8, 9 सब आ जाते हैं शताब्दियाँ। 18 में जो था वो मानवतावादी था, दान वगैरह नहीं था, मानवता पे था। और मानवता प्रश दान को जो किया गया वो 19वीं शताब्दी थी, और 19वीं शताब्दी में ही समाज कार्य का एक व्यावसायिक दृष्टिकोण उदय हुआ था, इसलिए यहाँ पे मानवतावादी पूछा है, तो ऑप्शन नंबर आपका केवल बी सही है, ना कि 19 सही है। ऑप्शन नंबर बी का। आधुनिक काल में समाज कार्य किस रूप में विकसित हुआ? आज के समय में व्यवसायिक, और यानी 19वीं सदी में ये इस तरह से। शैक्षिक विषय के रूप में समाज कार्य की प्रकृति किस प्रकार प्रतीत होती है? सामाजिक, व्यावसायिक, भौतिक या वैज्ञानिक? व्यावसायिक को
वैज्ञानिक इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट माना जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग, है ना। और हो सकता है कल अगर कहेंगे तो इस क्लास को भी करवा दूंगे, इस क्वेश्चंस को भी, कि समाज कल्याण का सिद्धांत, ये हालांकि कॉमन क्वेश्चन लिया है हमने, करवा देंगे। या तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे